साथियों, मैं ऋषि आज की क्लास में लेकर आया हूँ भूगोल की क्लास। और ये एक क्विक रीजन मॉड्यूल रहेगा हमारी क्लास का, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स करेंगे। इसमें पर्वत निर्माण, द्वीप निर्माण और हॉटस्पॉट जैसे बहुत सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे तो यूपीएससी हो, चाहे तो एचपीएससी हो, चाहे तो हमारे पास कौन सा यूपी पीसीएस हो, कोई भी हो, तो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। तो आप दिल खोल कर बैठिए और लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट साथियों। तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत के पर्वत। ये काल अवधि के आधार पर हमने इसकी जो डिटेल लिखी है वो हम साझा करेंगे आपके समक्ष। बात कर लेते हैं इसके टॉपिक जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है कि प्री कैम्ब्रियन 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व। उदाहरण है लारेशियन पर्वत। ये पर्वत के प्रकार बता रहे हैं हम कि जो लारेशियन पर्वत था उसकी जो अस्तित्व में कब आया, वो उसकी उम्र कितनी है, वो सारी बातें करेंगे। जैसे प्री कैम्ब्रियन है जो कि 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व मतलब अस्तित्व में आया। उदाहरण के लिए जैसे प्री कैम्ब्रियन में एक पर्वत आता है लारेशियन पर्वत। तो लारेशियन पर्वत को हम किस तरीके से बीच में सॉरी चाहूँगा साथियों, अचानक से प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इसके लिए सॉरी। तो लारेशियन पर्वत में आता है प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद आता है हमारे पास कैलिडोनियल। कैनिडोनियल जो पर्वत है वो 320 मिलियन वर्ष पूर्व का है। उदाहरण के लिए जैसे स्कॉटलैंड के पर्वत हैं या सतपुड़ा अरावली या महादेव हिल्स, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं हमारे कैलिडोनियन जो पर्वत श्रृंखला है उसके। उसके बाद आता है हमारे पास हर्सिनिलियन। हर्सिनियन जो आता है 240 मिलियन वर्ष पूर्व। इसमें आते हैं यूराल, पेनाइन, अपलेशियन, ये सारे पर्वत हैं। ये हर्सिनियन के ही उदाहरण हैं। उसके बाद है अल्पाइन पर्वत श्रृंखला जो कि 30 मिलियन वर्ष पूर्व है, पूर्व की है, जो अस्तित्व में आई थी। तो इसमें आएगा अल्पस, हिमालय, एंडीज, रॉकी जैसी युवा वलित पर्वत श्रेणी आएंगी इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वत श्रृंखला रही है हमारी, जैसे घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, अनाच्छादन वाले पर्वत, ये सारे आगे। उदाहरण के लिए जैसे विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सारे उत्पत्ति के आधार पर बता रहे हैं हम आपके समक्ष जो भी डाटा है। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी पर्वत आते हैं, जो जिसमें एक वलित पर्वत आ गया, एक ब्लॉक होस्टर पर्वत आ गया, एक ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत, ये सारे आते हैं। अब जो वलित पर्वत है इसमें क्या है कि युवा वलित पर्वत है ये, जिसमें हिमालय और रॉकी ये आते हैं। उसके बाद प्राचीन भी होते हैं, परिपक्व जिसको बोलते हैं परिपक्व वलित पर्वत या प्राचीन वलित पर्वत। इसमें अपलेशियन और यूराल ये दोनों ही पर्वत आते हैं। उसके बाद बढ़ेगा ब्लॉक या हॉर्स्ट पर्वत। इसमें क्या होता है कि रिफ्ट या ब्रंश घाटियां का निर्माण होता है, और सियरा नेवादा, सतपुड़ा, विंध्या पर्वत ये इसी के उदाहरण हैं। उसके बाद आएगा ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत। इसमें क्या होता है कि विसुवियस, किलिमंजारो और फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत हैं या संग्रहित पर्वत हैं। याद रखना, विसुवियस, किलिमंजारो और फ्यूजियामा। उसके बाद आता है गुंबदकार पर्वत। इनमें कौन कौन है ये जान लेते हैं कि पृथ्वी के जो द्रातलीय भाग में मैग्मा होता है ना, उसके प्रवेश से चाप के आकार का जो उभार बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, गुंबदकार पर्वत बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बैथोलिथ गुंबद और साल्ट गुंबद, ये दोनों गुंबद हैं जो कि गुंबदकार पर्वत माने गए हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों।
बात करते हैं जो वलित पर्वत हैं उनकी जो रचना है, संरचना है या मैप है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये संपीड़न है, कंप्रेशन, ये जो फिगर दिख रहा है ये कंप्रेशन का है और ये है सिंक्लाइन का। ये भूप्रपट्टी में संकोचन कैसे होता है, एंटीक्लाइन मतलब अपनति बोलते हैं जिसको, अभिनीति भी सिंक्लाइन बोलते हैं, एंटीक्लाइन सेंटीक्लाइन दोनों ही हैं। अब ये बात करें तो जो ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है, ये तो है वलन से पूर्व भूप्रपट्टी और ये है वलन के बाद की भूप्रपट्टी। दोनों में अंतर देख लो। अब ये भूप्रपट्टी में संकोचन हुआ है, यहाँ हुआ ही नहीं भूप्रपट्टी में संकोचन। अब इस ग्राफ को देखिए आप, इस ग्राफ में क्या है, एंटीक्लाइन सिंपल फोल्ड भी है, अबिसाइक्लाइन भी है और असमित वलन यानी असिमेट्रिक फोल्ड, ये सारी चीजें आपको एज एरो का साइन देकर ना दिखाई गई हैं। आप देख लेना। प्रतिवलन ओवरफोल्ड ये रहा देखो, उसके बाद रिकम्बेंट यानी परिवलन ये रहा, उसके बाद ग्रीवा खंड है, नेप, तो ये रहा। तो ये थ्रस्ट तल में आते हैं, फोल्ट लाइन में आते हैं, इसको फोल्ट लाइन बोला जाता है। अब वलन, ये वलन के सारे देखो, वलन के कितने टाइप बता दिए मैंने आपको। अपनति सामान्य वलन पहला आ गया, अपनीति सामान्य वलन दूसरा आ गया, अपनीति साइक्लाइन बोलते हैं जिसको, असमानित वलन आ गया, उसके बाद प्रतिवलन आ गया, फिर परिवलन आ गया, फिर ग्रीवाखंड आ गया। ये सारे जो हैं ये वलन के ही प्रकार हैं साथियों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। अब मैप की हेल्प से या फिगर की हेल्प से हम ब्लॉक पर्वत के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हमें एरो के साइन से हम दिखाएंगे कि इसमें ये क्या चीज़ है क्या नहीं। जैसे कि एक हम क्या दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो तनाव बलों द्वारा निर्मित ब्लॉक पर्वत जो तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएगा हमारे पास भ्रंश रेखा, ये आप देख रहे हो, ये भ्रंश रेखा है और ये वाली रेखा है, ये भी भ्रंश रेखा है और ये वाली रेखा, ये भी भ्रंश रेखा है। 3 भ्रंश रेखा है और जो ये वाली फेज सा दिखने नजर आई, ये सैल संतर है और नीचे वाली जो ब्लैक पट्टी है ये आप देख रहे हो तनाव है ये। उसके बाद ये फिगर देखो, इसमें ये वाली चीज है जो ये है अपतलित ब्लॉक और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला जो पूरा दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा, यह ब्लॉक पर्वत या होस्ट वाला आ गया। अपतलित ब्लॉक ये आ गया और इसके बाद ये ब्लॉक पर्वत आ गया। इस तरीके से हम तनाव बलों द्वारा निर्मित ब्लॉक पर्वत का बात की हमने और किस तरीके से इनका निर्माण हुआ, वो सारी चीजें। अब देखो, अब यही फिगर अगेन जो हमने फर्स्ट में देखा था ये वाला, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे देखो ये चीज तो हमने कवर कर ली। यहाँ पे देखो भ्रंश घाटी ये मिली और ये उत्थादित ब्लॉक है ये, और ये भी उत्थादित ब्लॉक है। दोनों इस टाइप के भी ब्लॉक को मतलब जहाँ पे हम एक भ्रंश घाटी किस तरीके से काम कर रही है, यानी संपीड़नात्मक जो बल है वो किस तरीके से एक निर्मित कर रहे हैं भ्रंश घाटी को, तो वो सारी चीजें आपने देखी इसमें मैप में। नेक्स्ट पेज पर चलते साथियों। अभी आपने इसका मैप देखा तो अब इसके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं कि वलित पर्वत कौन से हैं और कब अस्तित्व में आए, इनके क्या जो मतलब विशेषता है और क्या इनके नुकसान है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहला है कि पृथ्वी की भूपट्टी में झुकाव या मरोड़ ही वलित पर्वत हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में झुकाव या मरोड़ ये है वलित पर्वत। नवीनतम और सबसे ऊंचे पर्वत वलित पर्वत ही होते हैं, नवीनतम है और एक सबसे ऊंचे हैं। उथले सागरों में निक्षेपित हुए अवसादी शैलों से निर्मित होते हैं। देखो, उथले सागरों में निक्षेपित हुए और अवसादी शैलों से निर्मित, ये सारे कौन से हैं, वलित पर्वत। चौड़ाई की तुलना में
इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। चाप, एक तरफ से उत्तल दूसरी तरफ से अवतल के आकार के पर्वत होते हैं। कौन से? वलित पर्वत। मुख्य रूप से महासागरों और महाद्वीपों के सीमांत पर ही पाए जाते हैं वलित पर्वत। इनमें से अधिकतर जो उच्च दक्षिण उत्तर से दक्षिण श्रेणी है, जो रॉकी और एंडीज लगा लो जैसे, और पश्चिम से पूर्व है जो हिमालय और आल्प्स पर्वत है, ये दिशा में ही विस्तृत है ये। उसके बाद ब्लॉक पर्वत है, इसके बारे में जानते हैं। ब्लॉक पर्वत है जो हमारे पास, इसमें क्या होता है, तनाव या संपीड़न से भ्रंश का निर्माण हो जाता है, और जब दोनों तरफ यानी अगल बगल की भूपरपट्टी अवतरित हो जाती है और मध्य भाग क्या बन जाता है, ब्लॉक बन जाता है, और वो स्थिर रहता है, तो उस स्थिर भाग को ही होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। उदाहरण जैसे ब्लैक फॉरेस्ट। दोबारा पढ़ लो इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों तरफ यानी अगल बगल में भूपरपट्टी अवतरित हो जाती है और मध्य भाग स्थिर रहता है, तो उस स्थिर भाग को ही होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। उदाहरण जैसे ब्लैक फॉरेस्ट। उसके जब दो अगल बगल के भ्रंश ब्लॉकों के बीच का भाग अवतरित हो जाता है, तो उस अवतरित भाग को ग्रेबेन या रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी, ये इसी का एग्जाम्पल है। अधिकांश ब्लॉक पर्वत है जो संपीड़न की बजाय तनाव बल के कारण निर्मित होते हैं। अधिकांश जो ब्लॉक पर्वत होते हैं वो संपीड़न की बजाय तनाव बल के कारण ही निर्मित होते हैं। चलिए द्वीपों की जो प्रकार है उनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या होते हैं द्वीप? ये जल डमरू मध्य चैनल या उसके लैगून के उथले लैगून के मध्य से मुख्य भूमि से जुड़े होते हैं द्वीप। जल डमरू मध्य चैनल या उथले लैगून के माध्यम से भूमि से जुड़े होते हैं, मुख्य भूमि से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं द्वीप के प्रकार यानी महाद्वीपीय द्वीप समूह। स्वतंत्र द्वीप समूह कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड और मेडागास्कर, ये है स्वतंत्र द्वीप। उसके बाद द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है? अलग अलग आकार और आकृति वाले द्वीप समूह। उदाहरण के लिए ब्रिटिश द्वीप समूह, ये द्वीप समूह है। फेस्टून या द्वितीय चाप मुख्य भूमि के चारों ओर घुमावदार वक्र के रूप में होते हैं। एक किवर्तनिक प्लेट दूसरे को नीचे क्षेपित होती है। उदाहरणतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज, ये सारे। देखो क्या कह रहा है, फेस्टून या द्वितीय चाप, फेस्टून या द्वितीय चाप मुख्य भूमि के चारों ओर घुमावदार वक्र के रूप में होते हैं, और एक विवर्तनिक प्लेट दूसरे को नीचे क्षेपित करती है। उदाहरणता के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वो इसी का उदाहरण है, जो कि या और एक ईस्ट इंडीज, ये हमारे पास फेस्टून या द्वितीय चाप में ही आते हैं। महासागरीय द्वीप की बात करें तो मुख्य भूमि से जुड़े नहीं होते हैं ये, और ज्वालामुखी द्वीप इन्हीं में आएगा। शांत यानी ज्यादातर ज्वालामुखियों के शंकु के शीर्ष भाग मिलते हैं। उदाहरणतः मोना लोआ और मेलापागोस, मॉरिशस और रियूनियन द्वीप, ये सारे एग्जाम्पल हैं महासागरीय द्वीप के। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। शांत ज्वालामुखियों के शंकु के शीर्ष भाग को महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। उदाहरणतः मैनालोआ, मेलापागोस, मॉरिशस और रियूनियन द्वीप, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं ज्वालामुखी द्वीप के। प्रवाल यानी मूंगा द्वीप, उदाहरणतः कि मार्शल द्वीप समूह, बरमुडा, लक्षद्वीप, मालद्वीप, ये सारे हैं प्रवाल मूंगा द्वीप। अब बात करते हैं हॉटस्पॉट। यह पृथ्वी के भीतर एक बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है जो आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधि के लिए उत्तरदायी होता है। हॉटस्पॉट, जो ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं वो हॉटस्पॉट में ही आती हैं। कभी कभी जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा से भूजल के गर्म होने से गेसर का निर्माण भी हो जाता है। और गैला
पागोस द्वीप है जो वो गैलापागोस द्वीप समूह और आइसलैंड के निकट स्थित दुनिया भर में 40 से 50 हॉटस्पॉट हैं। ये बात याद रखनी है। गैलापागोस द्वीप है और आइसलैंड है, इसके निकट स्थित है दुनिया भर में 40 से 50 हॉटस्पॉट। और ये द्वीप हैं जो पूरी श्रृंखला बनाते हैं, जैसे कि हवाई द्वीप। इनका प्रयोग है पृथ्वी की प्लेटों की गति पर नजर रखने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं वायुमंडल का संगठन की, जिसमें गैस, जलवाष्प और धूलकण सारे आते हैं। जो गैस हैं उनका हम संगठक गैस कौन सी है और उनका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%, नियोन है 0.002%, हीलियम है 0.0005%, क्रेप्टो है 0.001, जेनोन है 0.440 और 9। इसके बाद हाइड्रोजन है 0.05। कहने का मीनिंग है 4 टाइम्स 0 एंड 5। जल वाष्प की बात करें तो जल वाष्प है जो वो आयतन के हिसाब से हवा का 4% भाग है, उष्ण कटिबंध में आता है और हवा के आयतन से 1% से भी कम यानी रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों में आता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जल वाष्प घटते जाते हैं और ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाली ताप को रोक लेती है। उसके बाद नमी धारण करने की क्षमता तापमान के सीधे अनुपातिक होती है। कहने का मतलब यह है जो वायु होती है, हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना, तो आयतन के हिसाब से जो वायु है उसका 4% है ना, वो भाग उष्ण कटिबंध में आता है और आयतन के हिसाब से 1% से भी कम है, वो रेगिस्तान की ध्रुवीय क्षेत्रों में आता है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ये घटती जाती है। हवा मतलब हवा की बात कर रहे हैं और ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाली भाप यानी ताप को रोकती है और नमी धारण करने की क्षमता तापमान के सीधे अनुपातिक होती है। अब बात कर लेते हैं धूलकण की। धूलकणों की उच्च सांद्रता उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में ये हवा है वो रहती है। यानी धूलकणों की जो उच्च सांद्रता रहती है इस हवा में और उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में ज्यादा रहती है। मतलब कहने का ये है कि धूलकणों की उच्च सांद्रता जो रहती है वो उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में रहती है, जैसे कि इसका कारण बन जाती है शुष्क हवाएं। फिर क्या होता है कि बादल निर्माण के लिए जल वाष्प क्या करते, आर्द्रता ग्राही नाभिक वो प्रदान कर देते हैं। अगर उनको जल वाष्प ग्रहण करना है, बादलों को उनका निर्माण होता है, कैसे होता है, आर्द्रता ग्राही नाभिक प्रदान कर देते हैं वो, तब उनका अंदर जल वाष्प आ जाती है। उसके बाद आकाश का नीला रंग है वो धूलकणों द्वारा ही प्रकीर्ण के कारण ही संभव है। यानी जब धूलकण है वो उनका प्रकीर्ण होगा तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। गोधूलि की अवधि, इसमें क्या है कि हवा में इन धूलकणों की उपस्थिति से प्रभावित होता है गोधूलि की अवधि। वायुमंडल में परिवर्तन को जान लेते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण। सॉरी भाई, अगर कुछ गलती हो जाती है इसके लिए माफ करना। बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। वायु प्रदूषण से होता है, या ग्लोबल वार्मिंग से होगा, या ओजोन प्रदूषण से, या फिर ओजोन क्षरण या रिक्तीकरण से होगा। ये 4 मेन कारण हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में परिवर्तन होने की पूरी पूरी संभावना होती है। अब ये बात करते हैं कि जो वायु प्रदूषण में है कौन कौन आता है। एक तो अम्लीय वर्षा आती है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, यह वायुमंडल में बढ़े हुए प्रदूषकों का परिणाम है। यानी वायुमंडल में जितने भी प्रदूषक हैं उन्हीं का परिणाम है वायु प्रदूषण यानी अम्लीय वर्षा।
दो गैसें हैं मुख्य रूप से हानिकारक होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फर एसिड बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है एक। यानी दो गैस हैं मुख्य रूप से जो हानिकारक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको नाइट्रिक एसिड, जो कि एक नाइट्रिक एसिड बनाती है। ये पौधों, मछलियों, जंगलों, भवन आदि के लिए हानिकारक हैं। उसके बाद बात करें हम, ये हमारे पास वायु प्रदूषण था। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें क्या होएगा कि जो प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, या ओजोन है, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग में आते हैं। और SF6 है, जो इसका क्या मीनिंग है, वर्तमान में सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है ये SF6। सर्किट ब्रेकर, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन आदि में व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है इसका SF6 का। बात करें तो ओजोन प्रदूषण की, ओजोन प्रदूषण कैसे होता है, धरातलीय ओजोन कैसे काम करता है। स्रोत है कि हाइड्रोकार्बन्स या फिर समतापीय वायुमंडलीय ओजोन की कुछ मात्रा कमी कभी कभी पृथ्वी की सतह पर चली जाती है, जिसके कारण से ओजोन प्रदूषण होता है, या धरातलीय जो ओजोन है वो प्रभावित होता है। सौरमंडल में पाई जाने वाली ये ओजोन, जैसे कि इसमें गठन आ गया सूर्य का के प्रकाश का, या अल्ट्रावायलेट, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की परस्पर क्रिया द्वारा क्या होता है, ओजोन प्रदूषण होता है। देखो क्या कहता है कि सूर्य का प्रकाश हो गया, एक तो अल्ट्रावायलेट बोलते हैं जिसको, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की परस्पर क्रिया द्वारा भी ओजोन प्रदूषण होता है। उसके बाद आते हैं कि वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है, नायलॉन और रबड़ को नष्ट करती है, जीवित ऊतक को नुकसान पहुंचाती है, और श्वसन समस्याओं का कारण भी बनती है। बात कर लेते हैं ओजोन क्षरण या रिक्तीकरण। यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS के निकलने के कारण होता है ओजोन का क्षरण, यानी ओजोन किस तरीके से उसका लॉस हो रहा है, ओजोन का यानी किस तरीके से प्रभावित हो रही है। CFCS का व्यापक रूप से रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में शीतलन तरल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय, तीसरा पॉइंट है जो वायुमंडलीय जो वायु पट्टियां होती हैं उनके द्वारा CFC को अंटार्कटिका क्षेत्र में ले जाता है। और उसके बाद यहीं पर यह पोलर वॉर्टेक्स और ओजोन परत क्षरण के चलते अंटार्कटिका की ठंडी हवा में फंस जाता है। साथियों बात कर लेते हैं वायुमंडल की संरचना की। तो इसमें क्या है, जो तापमान की स्थिति के आधार पर वायुमंडल के 5 अलग अलग परतों में बांटा गया। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया, 5 में। ये है सौममंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। इनमें फिगर में हम देख लेते हैं, फिगर आपके सामने दिया गया है, कहाँ पे हम कौन सा मंडल हमने रखा है और कहाँ पे कौन सा मंडल। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये मंडल है, बहिर्मंडल आप देख सकते हो, ये हमारा बहिर्मंडल है। फिर आता है उसके नीचे समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल। उसके ये दो जो बॉक्स है ये मध्यम मंडल में ही आते हैं। फिर आता है समताप मंडल, पहले आता है देखो बहिर्मंडल, फिर आता है तापमंडल, थोड़ा सा बहिर्मंडल से थोड़ा नीचे, फिर उसके बाद मध्यम मंडल आ जाता है, और उसके भी नीचे आ जाता है समताप मंडल। मतलब 400 किलोमीटर ऊपर से बहिर्मंडल है, 80 किलोमीटर का मध्यम मंडल रहता है, 50 किलोमीटर तक रहता है समताप सीमा यानी समताप मंडल, और उसके नीचे आता है 10 किलोमीटर सौम मंडल। ये रहता है भाई, ये ग्राफ दिया गया है 0 to 400 किलोमीटर और 10 से 20 किलोमीटर तक का ग्राफ दिया गया है आपके सामने। इसके बाद बात करें तो इन्हीं की जो चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे पास जितने भी मंडल हैं उनका स्थान और ऊंचाई,
मौसम और तापमान की स्थिति और महत्व क्या रहेगा वो सारी जान लेते हैं चीज़ें। पहले बात कर लेते हैं सौरमंडल। इसमें जिसको ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं, इसमें क्या आता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। एक तो ये बात याद रखनी है, स्थान और ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम। और औसत ऊंचाई जो रहेगी इसकी 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य पर लगभग 18 किलोमीटर रहेगी। मतलब औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 13 किलोमीटर ध्रुवों पर और लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 14 किलोमीटर। मतलब टोटल की बात करें तो 13 किलोमीटर है औसत ऊंचाई, मतलब औसत निकाल दी उसकी 13 किलोमीटर है। पर ध्रुवों की बात करें तो 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा की बात करें तो लगभग 18 किलोमीटर रहेगी। और मौसम और तापमान की स्थिति के बारे में जाने तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घट जाता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। उसके बाद सभी वायुमंडलीय या जो मौसमी घटनाएं हो इसी में ही घटती हैं, महत्व इसका भी कुछ नहीं है। उसके बाद बात करें सप्ताह मंडल की, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या होता है, यह क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज के ऊपर है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। यह ओजोन की अधिकतम सांद्रता है और यह ओजोन मंडल यानी ओजोनोस्फियर भी कहलाता है। उसके बाद इसका जो मौसम और तापमान की स्थिति है वो भी जान लेते हैं। इसमें है क्या कि किसी भी प्रकार का बादल नहीं प्राप्त होता यहाँ पर और कोई भी मौसमी घटना इस मंडल में घटित ही नहीं होती। ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ता है और शीतकाल में बिल्कुल घट जाता है। और महत्व क्या है इसके, बड़े विमानों की उड़ान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदर्श क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मध्यमंडल की बात करें जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। समताप सीमा जो इसकी रहेगी, जिसको स्ट्रेटोपोज भी बोलते हैं, समताप सीमा के ऊपर ये स्थित है और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। अब इसका मौसम के बारे में जान लेते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान वैसे ही घटता जाएगा। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत इसी को बोला जाता है, मध्यमंडल को। उसके बाद बात करें तापमंडल की, थर्मोस्फियर की। तापमंडल की बात करें, यह मध्य सीमा यानी मेसोपोज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशी कण होते हैं और इन्हें आयन मंडल भी कहा जाता है। जो तापमंडल है इसको आयन मंडल भी बोला जाता है। इसके बाद आयनीकरण केवल मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट या एक्सरे और गामा विकिरणों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं और विभिन्न परतों में विभाजित होकर डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर बनाते हैं। कौन सी लेयर है? 4 हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। अब जो डी लेयर और ई लेयर हैं वे केवल दिन के समय मौजूद होती हैं और सूर्यास्त होते ही वो गायब हो जाती हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके जो मौसम है उसके बारे में जान लेते हैं। मौसम के बारे में बात करें तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान तेजी से बढ़ जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हवा बहुत हल्की होती है यहाँ की। और महत्व इसका क्या है, पृथ्वी से रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर आकर परावर्तित करना और उल्का पिंडों और परित्यक उपग्रहों के अवशेषों से पृथ्वी की रक्षा करना, ये इसका महत्व है। बात कर लेते हैं बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल में तापमंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है और जो ये अंततः ब्रह्म अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है, बाहरी जो अंतरिक्ष है उसमें जाकर मिल जाती है। और मौसम इसका जो रहेगा,
मौसम जो रहेगा इसका वो है, मौसम की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और 5000 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। यह मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता पाई जाती है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय का स्थिरीकरण, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर इसको वायुमंडल का स्थिरीकरण किस तरीके से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगोष्ठी 1962 के अनुसार वायुमंडल को दो व्यापक परतों में विभाजित किया जाता है, अर्थात होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर होमोस्फीयर दो हैं ये व्यापक परत जिनमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगोष्ठी 1962 के अनुसार दो पार्ट में डिवाइड किया गया था वायुमंडल को। जान लेते हैं इन परतों के बारे में। परत में सममंडल होमोस्फीयर और विषममंडल हेट्रोस्फीयर, ये दो परत हैं जो कि एक पैरामीटर लगा लो, पैरामीटर में तो दो ही आएंगे। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। निचली परत है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 88 किलोमीटर तक ही होती है। और जो विषममंडल है, पूर्वी ऊपरी परत है जिसकी ऊंचाई 88 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक रहेगी। और संकटक गैसों का अनुपात है जो रहेगा वो विभिन्न स्तरों पर एक समान रहता है। सममंडल में और विषममंडल में इसके संकटक गैसों में असमानता ही पाई जाती है। उसके बाद जो उप प्रभाग हैं इसके सममंडल के, वो है क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। बट जो विषममंडल है उसका एक ताप मंडल ही एक ये लगा लो कि उप प्रभाग है।